देखो अभी गए कोटि वापस। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन होता है तथा जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, या हम दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन लिखो, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों की घातांकों का योग, सभी सांद्रता पदों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो देखो हमने यहां पर क्या कहा कि ये मेरे पास अभिक्रिया है N1A प्लस N2B, इससे क्या बन गया अपने पास उत्पाद बन गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अभिक्रिया में भाग लेने में अभिकारक अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, ठीक है, तथा जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कौन करेंगे? केवल ऐसे अभिकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर N1A और N2B लिखा है तो पूरे के पूरे अणु जो है वो अभिक्रिया को प्रभावित करें। ठीक है, अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो सकती है। तो जो अपने पास इनके अणुओं की संख्या है उनका योग अभिक्रियाई कोटि होता है, लेकिन कौन से अभिकारक अणुओं की? जिनकी सांद्रता में परिवर्तन। दूसरी परिभाषा हमने क्या लिखी कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों के घातांकों का योग। तो ध्यान रखना, जो वेग नियम के अनुसार जो वेग समीकरण लिखी जाती है, जो अभिक्रिया की वेग समीकरण होती है उनमें हम केवल उन्हीं अभिकारक अणुओं को लिखते हैं जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो। ये ध्यान रखना हमेशा। तो वेग समीकरण के अनुसार क्या होगा? अभिक्रिया का वेग समानुपाती a की पावर n1 और b की पावर n2। तो अपने पास अभिक्रिया की कोटि क्या हो गया? अभिक्रिया की कोटि बराबर n1 प्लस n2। ठीक है, तो किसी वेग समीकरण में केवल उन्हीं अभिकारक अणुओं को लिखा जाता है जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वेग समीकरण में जो अभिकारक अणु है उनके सांद्रता पदों के घातांकों का योग जो होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये सामान्य वेग नहीं है कि अपन कोई भी अभिक्रिया हो तो सारे अभिकारक अणुओं समानुपाती लिखते हैं, ऐसा नहीं है। केवल उन्हीं अभिकारक अणुओं को यहां लिखा जाता है। मान लो यहां पर सी भी होता लेकिन सी के ऊपर अभिक्रिया वेग निर्भर ही नहीं करता या उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो अपन उसको यहां नहीं लिखेंगे वेग समीकरण में। वेग समीकरण में केवल वही अभिकारक आएंगे जिनकी सांद्रता में परिवर्तन। एग्जांपल देखो अपने पास, मैं लिखा यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OOC2H, इसकी क्रिया करा दी H2O के साथ अम्लीय माध्यम में, तो क्या बन गया मेरे पास? एसिटिक एसिड और एल्कोहल। ठीक है, एसिटिक एसिड और एल्कोहल बन गया। अब यहां पर जो अभिक्रिया का वेग है वो किस किस पे अगर देखा जाए तो एस्टर की सांद्रता पर, और अभिकारक के रूप में क्या है? जल भी है ना, दोनों अभिकारक हैं। तो इसकी भी अभिक्रिया जो घात है वो एक ऐसी घात भी है, एक ही अणु है, दोनों के अणु संख्या कितनी है? एक एक ही तो है, तो इसके ऊपर घात है, इसके ऊपर घात है, लगा सकते हैं ना। लेकिन जो वेग समीकरण होता है उसमें H2O को नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि H2O जो होता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन जो है वो नगण्य होता है। कैसे? मान लो मेरे पास एस्टर के 10 अणु है और जल के 10,000 अणु है। अब इसके
अब अपने पास एस्टर के जो 10 अणु हैं और जल के 10,000 अणु हैं, ठीक है। मान लो एस्टर के 5 अणु जो है वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो एस्टर के 5 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे, तो अब कितने बच गए? 5 बच गए। उनसे क्रिया कौन करेगा? जल के अणु। कितने? 5 जल के अणु। तो 5 जल के अणु बाहर निकल गए, तो अब कितने जल के अणु बचे? 9,995। तो बताओ क्या इसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन नहीं है, नगण्य परिवर्तन है। तो ऐसे अभिकारक अणु जो अभिक्रिया में आधिक्य में होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, उनको कभी भी वेग समीकरण में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। तो मैंने कहने का मतलब क्या है कि वेग समीकरण के अंदर केवल उन्हीं अभिकारक अणुओं को लिखा जाता है जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो, और उन अभिकारक अणुओं की घातांकों का योग जो है वो क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि। तो ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं उन सबके ऊपर अभिक्रिया वेग निर्भर करे या उन सब में सांद्रताएं परिवर्तन, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन ध्यान रखना हमेशा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वे अभिकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उनके घातांकों का योग या उनके अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सेकंड पॉइंट लिखो, यह एक प्रायोगिक राशि है। इसका मतलब हम देख के नहीं बता सकते कि यह अभिक्रिया में भाग ले रहा है या नहीं ले रहा। देखने में तो अपने को यह भी लग रहा था कि H2 भाग ले रहा है, लेकिन वास्तव में H2 के ऊपर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं कर रहा, कारण H2 अधिक मात्रा में है, ठीक है ना। तो इसको अपन थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से किसी सूत्र से नहीं निकाल सकते, यह हमेशा क्या निकलेगा? प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो यह एक प्रायोगिक राशि है। थर्ड पॉइंट, इसका मान शून्य अथवा भिन्न में भी हो सकता है, शून्य अथवा भिन्न में भी हो सकता है। अभिक्रिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में, अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्राप्त प्रदान करता है। वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में होती हैं, एक से अधिक पदों में होती हैं, उनमें मंद गति वाले पद पर, उनमें मंद गति वाला पद पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, मंद गति वाले पद पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यानी जो मंद गति वाला पद होता है उससे अपन क्या निकालते हैं? अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं, ठीक है। तो मंद गति वाले पद पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो अपने पास, मान लो अपन लिखे अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बन गया? HCl। तो देखने में हम कितने अभिकारक अणु लग रहे हैं? 2 अभिकारक अणु है, लेकिन इसका जो वेग समीकरण है वो क्या आएगा? अभिक्रिया वेग बराबर K H2 और Cl2। तो इसके अंदर घातांकों का योग कितना है? 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? शून्य कोटि अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग
अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता या अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के बराबर होता है। ऐसे मैंने लिखी है अभिक्रिया। H2O2 इससे बन गया H2O प्लस हाफ O2। तो यहां पर जो अभिक्रिया का वेग है वो कैसे लिखा गया, वेग बराबर के H2O2 की पावर 1। तो ये क्या हो गया अपने पास, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो ये होता है अपने पास अभिक्रिया की कोटि। अब फटाफट लिखो अणुसंख्यता। अणुसंख्यता अभिक्रिया के किसी पद में, अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की, भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या, अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता, अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहलाती है। आणविकता या अणुसंख्यता कहलाती है। लाइन चेंज। यह एक सैद्धांतिक राशि है, यह एक सैद्धांतिक राशि है। थर्ड पॉइंट, इसका मान सदैव पूर्णांक होता है, सदैव पूर्णांक होता है, अर्थात शून्य अथवा भिन्न नहीं हो सकता, शून्य अथवा भिन्न नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, यह केवल सरल अभिक्रियाओं पर, यह केवल सरल अभिक्रियाओं पर लागू होता है। सरल अभिक्रियाएं जो एक ही पद में होती है, सरल अभिक्रियाओं पर लागू होता है। इसके द्वारा क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्रियाविधि के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है बेटा। अब देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो होती है वो अणु संख्या है। जैसे ये देखो ये अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया की कोटि तो कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया का वेग किसी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अणु संख्यता कितनी है इसकी, 2 है, क्योंकि 2 अणु जो है वो अभिक्रिया में है। तो अभिक्रिया शून्य कोटि है, लेकिन इसकी जो अणु संख्यता है वो कितनी है, 2। क्योंकि अणु संख्यता ये नहीं मतलब वो अणु संख्यता के अंदर कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। अणु संख्यता केवल अभिकारक अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने अणु भाग ले रहे हैं बस उसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अभिक्रिया है, ये अपने पास क्या थी, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। कितने अभिकारक अणु है, 2 है, तो अणु संख्यता यहां भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ये अणु संख्यता भी। ठीक है, तो ये होता है अपने पास अभिक्रिया कोटि व अणु संख्यता। नेक्स्ट क्लास से अपन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे।
समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि का और प्रथम कोटि का, और फिर मेरे साथ शायद चैप्टर खत्म हो जाएगा।